हेलो एवरीवन। स्प्रिंग सीज़न का हम सभी गार्डनर्स को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्योंकि विंटर सीज़न में हमारे ज़्यादातर प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड में होते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ उसमें नहीं होती है या बिल्कुल उनकी ग्रोथ रुक जाती है और काफ़ी सारे प्लांट्स तो हमारी मरने वाली कंडीशन तक भी पहुंच जाते हैं। तो स्प्रिंग सीज़न में उन प्लांट्स के रिवाइव होने के चांसेस हो जाते हैं। प्लांट्स में आपको नया फुटाव नज़र आएगा। आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करके भी सेव कर सकते हैं। तो इसलिए आज की ये वीडियो इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है कि स्प्रिंग सीज़न में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको अपने गार्डन में करने चाहिए और वो काम करके आप अपने गार्डन को फिर से हेल्दी बना सकते हैं और आने वाले टाइम पीरियड में आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। सर्दियों में हमने भी काफ़ी रेस्ट कर ली और हमारे प्लांट्स ने भी, तो अब टाइम है कुछ ज़रूरी काम अपने गार्डन में करने का ताकि वो भी रिफ़्रेश हो जाएं। तो उन्हीं ज़रूरी कामों में सबसे पहला काम हमें करना है डिगिंग का। डिगिंग मतलब गुड़ाई। सर्दियों में काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर जो है वो मिट्टी में बना रहता है, जिसकी वजह से काई जैसी जो है मिट्टी की लेयर के ऊपर जम जाती है ग्रीन कलर की, या फिर काफ़ी सारी वीड्स जो हैं वो निकल आती हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान अपने गार्डन में नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले काम आपको गुड़ाई का करना है। गुड़ाई करके सॉइल को रिफ़्रेश कर दीजिए, उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाएगी और जो भी एक्सेस वीड्स हैं वो सारी निकल जाएंगी जो कि आपके प्लांट का जो न्यूट्रिशन है सॉइल का वो कंज्यूम कर रही होंगी। तो उन सारी एक्सेस वीड्स को आप निकाल दीजिए और उसकी सॉइल की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो आपके इंडोर प्लांट हैं या फिर थोड़े नाजुक जो प्लांट होते हैं या जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाती हैं, उनकी आप 1 से 1.5 इंच तक की ही गुड़ाई करेंगे तो काफ़ी होगा। बट जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, परमानेंट प्लांट्स होते हैं या जिनकी रूट्स काफ़ी डाउन जाती हैं या ऊपर के लेवल पे भी कई बार आपको उसकी रूट्स दिखती हैं, तो उनकी गुड़ाई आप 2 से 3 इंच तक की कर सकते हैं ताकि उनकी जो सॉइल है वो हार्ड हो चुकी होगी तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। गुड़ाई करते वक्त प्लांट की मेन स्टेम से करीब 2 इंच की दूरी बना के फिर गुड़ाई कीजिए ताकि आप प्लांट्स की रूट्स को डिस्टर्ब ना करें। दूसरा ज़रूरी काम जो आपको अपने गार्डन में करना है वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब प्लांट के कुछ पार्ट्स को कट करना। आप इसे ट्रिमिंग, कटिंग या प्रूनिंग कुछ भी कह सकते हैं। प्रूनिंग बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग और दूसरी होती है हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग में हम अपने प्लांट्स की सिर्फ छोटी छोटी कटिंग्स ही करते हैं। उसकी जो छोटी स्टेम्स हैं उनको कट करना या उनके ऊपर के हिस्से की ट्रिमिंग करना ताकि प्लांट्स बुशी बन जाएं। और ये सॉफ्ट प्रूनिंग हम साल भर करते रहते हैं, अपने प्लांट्स की काट छांट करते रहते हैं थोड़ी बहुत, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें और जो भी उनके डेड पार्ट्स हैं हम उनको रिमूव करते रहते हैं। दूसरी होती है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है स्प्रिंग का टाइम पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी और इसलिए इस टाइम पे जितने भी आपके प्लांट्स ओवरग्रोन है या शेपलेस हो गए हैं या अभी उनकी सारी पत्तियां निकल चुकी हैं और सिर्फ स्टेम्स ही बची हैं, तो उनको सही शेप देने के लिए आप उनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग जो है वो मोस्टली हम अपने इंडोर प्लांट्स के साथ करते हैं और जो हमारे आउटडोर या परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनकी हम साल भर भी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहते हैं। बट हार्ड प्रूनिंग जो है वो हम स्प्रिंग सीज़न में ही कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आप अभी उसे कट करेंगे तो बहुत फास्ट वो ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप अपने अडेनियम्स की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, बोगनविलिया की कर सकते हैं, हिबिस्कस या गुलड़ के जो पौधे हैं उनकी हम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, चंपा के, प्लूमेरिया के प्लांट्स की कर सकते हैं, जैस्मीन की कर सकते हैं। जितने भी हार्डवुड वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी आप इस टाइम पे हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनमें ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जब हम प्रूनिंग करते हैं तो 2-3 स्टेम्स और नहीं निकलती हैं, जिससे आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी हो जाता है, डेंस हो जाता है और अच्छी ग्रोथ करता है, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स जो कि विंटर्स में डोरमेंसी पीरियड में थे, अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उनकी जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ थी उसमें भी काफ़ी सारी लीव्स जो हैं वो ड्राई हो चुकी होती हैं, जैसे कि वॉन्डरिंग ज्यू, टर्टल वाइन, बविलियन ज्यू या फिर मनी प्लांट के जो प्लांट्स हैं, हैंगिंग बास्केट के जितने भी प्लांट्स होते हैं, इस टाइम पे आप उनकी भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी ग्रोथ है वो अच्छी नहीं लग रही होगी नीचे लटकती हुई, तो उसको आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। सिर्फ बेस के जो प्लांट्स हैं उन्हें रहने दीजिए और बाकी की जो एक्सेस ग्रोथ हो चुकी है या ख़राब हो चुके हैं उन्हें आप कट कर देंगे तो फिर से रीग्रो कर जाएंगे। जैसे मेरे ये जो वॉन्डरिंग ज्यू के प्लांट्स हैं इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, तो ये अच्छे से अब दोबारा से ग्रो करना शुरू कर चुके हैं। तीसरा ज़रूरी काम है कटिंग्स ग्रो करना। जितने भी हार्डी प्लांट्स हैं या जिनकी कटिंग्स ग्रो करना आपको बहुत मुश्किल लगता है या जल्दी ग्रो नहीं होती हैं,
उनकी कटिंग्स ग्रो करने का अगर आप इस सीज़न में ट्राई करेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे कि रोज़ेज़ की कटिंग भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। रोज़ की कटिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसे आप देखिए और उसे फॉलो करके आप अच्छे से रोज़ेज़ की कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। हिबिस्कस, बोगनविलिया, इन सब की कटिंग्स को भी आप इस सीज़न में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्रूनिंग के बाद जितनी भी कटिंग्स हमारी निकलती है उन सबको हम फिर से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने से आपके नए प्लांट बन जाएंगे, नए पॉट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग्स को ग्रो करने की वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन से प्लांट की कटिंग को किस तरीके से ग्रो करना चाहिए या कैसा ग्रोइंग मीडियम उसके लिए यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो सके। तीसरा काम जो आपको करना है वो है डेड हेडिंग का। आपके जितने भी सीजनल प्लांट्स हैं, विंटर सीजन के जो प्लांट्स हैं जो भी इस वक्त बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे होंगे, उन सब के स्पेंट फ्लावर्स को साथ के साथ रिमूव करते रहें, उनकी ड्राई लीव्स को रिमूव करते रहें और स्पेशली जो लीव्स उसकी मिट्टी के कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें ज़रूर साथ के साथ हटाते रहें, क्योंकि मिट्टी के कॉन्टैक्ट में लीव्स के पड़े रहने से उनमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आप क्लीन करते रहें अपने प्लांट्स को, अपने पोट्स को, ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो करते रहें और उनमें बग्स आने के चांसेस कम हो जाएं। फोर्थ काम जो आप इस वक्त कर सकते हैं वो है कंपोस्टिंग। अगर आपने अभी तक किसी भी टाइप की कंपोस्टिंग को कभी ट्राई नहीं किया है तो गार्डन से इतनी सारी जो ड्राई लीव्स निकलेंगी उनके साथ आप कंपोस्टिंग ट्राई कर सकते हैं। किचन वेस्ट के साथ आप कंपोस्टिंग ट्राई कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। या अगर आपने ऑलरेडी कंपोस्ट बिन आपका स्टार्ट किया हुआ है तो ये सारी ड्राई लीव्स या प्रूनिंग के बाद, कटिंग के बाद जितना भी मटेरियल गार्डन से निकल रहा है उसे आप अपने कंपोस्ट बिन में डालिए, तो आपको बहुत अच्छी खाद जो है, ऑर्गेनिक खाद जो है वो आपको मिलेगी और उसी के साथ आप अपने प्लांट्स को आगे फर्टिलाइज कर सकते हैं। जितना भी वेस्ट मटेरियल आपके गार्डन से निकल रहा है प्रूनिंग के बाद वो सारा वेस्ट नहीं होगा, उसे आप रिसाइकल कर सकते हैं और एक ऑर्गेनिकली रिच जो एक खाद है आपकी तैयार हो जाएगी। पांचवा ज़रूरी काम जो आपको इस वक्त ज़रूर करना चाहिए वो है फर्टिलाइज़ करना अपने प्लांट्स को। जितने भी आपके प्लांट्स हैं जो अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं वो भी हैवी फीडर होते हैं, तो उन्हें भी साथ के साथ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं या फिर समर सीज़न के जो प्लांट्स हैं उनको भी आप इस वक्त ज़रूर फर्टिलाइज़ कीजिए, क्योंकि आपने उनकी हार्ड प्रूनिंग की है तो वो नई ग्रोथ स्टार्ट करेंगे और उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी हेल्दी लीव्स वो ग्रो करें, इसके लिए उन्हें फर्टिलाइज़ ज़रूर कीजिए। एक 12 से 13 इंच का जो गमला होता है उसके लिए 3-4 मुट्ठी कंपोस्ट जो है वो काफ़ी होगी और इसी रेशो के अकॉर्डिंग आप छोटे पॉट में क्वांटिटी कम कर दीजिए और बड़े पॉट में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए मार्केट में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिल जाते हैं, बट मैं पर्सनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही प्रेफर करती हूँ कंपोस्ट को, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट एंड ड्राई लीफ मैन्योर। ये 4 चीज़ें मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अलग अलग टाइप के प्लांट्स में। और इसके अलावा मैं बायो एंजाइम यूज़ करती हूँ या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र्स, जो कि हम कुछ मटेरियल को सोक करके, अनियन के पील को या फिर बनाना के पील को सोक करके जो हम बनाते हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट इस टाइम पे कंपोस्ट अपने प्लांट्स को ज़रूर दें, इससे आपके प्लांट की सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो कंपोस्ट है ये एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, तो अगर आप इस टाइम पे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देंगे, कंपोस्ट देंगे, तो वो लंबे टाइम तक न्यूट्रिशन धीरे धीरे रिलीज़ करके अपने प्लांट को देता रहेगा। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जिसका आंसर मैं देना चाहूँगी, जो कि कमेंट सेक्शन में अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि इतने सारे फर्टिलाइज़र्स हैं और कई सारे टाइप के, तो मैंने ही बनाना बताया हुआ कि कैसे कैसे आप फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं, तो कौन से फर्टिलाइज़र हमें कौन से प्लांट को देने हैं, या इतने फर्टिलाइज़र हैं तो हम कौन सा फर्टिलाइज़र प्रेफर करें। देखिए, सबसे बेसिक जो फर्टिलाइज़र है वो तो है कंपोस्ट। वो एनपीके की रेशियो और काफ़ी सारे न्यूट्रिशन आपके प्लांट को उससे मिल जाते हैं। बट अगर आप अपने प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चाहते हैं तो आप इंटरचेंज कर करके उसे फर्टिलाइज़र दें। अगर आपको नहीं पता कि आपके कौन से प्लांट को कौन से टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो आप उसके जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको इंटरचेंज करते रहें। एक टाइम पे एक ही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दें और उसके कम से कम 1 वीक तक उसे कोई दूसरा फर्टिलाइज़र ना दें। 1 वीक के इंटरवल्स के बाद आप उसे कोई और फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करने के लिए कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर रखती हूँ, ताकि कोई भी प्लांट में ओवरडोज ना हो। स्पेशली अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं तब तो आपको और भी ज़्यादा गैप के बाद और बहुत कम क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र्स को देना होता है। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लांट के साथ अपना बैलेंस बना लेते हैं।
अगला ज़रूरी काम जो इस वक्त आप अपने गार्डन में आराम से कर सकते हैं वो है रिपोर्टिंग। हमारे कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ओवरग्रो हो चुके हैं या रूट बाउंड हो चुके हैं। इस वक्त आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेस रूट्स को या सेकेंडरी रूट्स को ट्रिम करके सेम पॉट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर 2-3 इंच बड़ा पॉट भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी प्लांट को डिवाइड करके उसे मल्टीप्लाई करना है या उसके मल्टीपल प्लांट्स बनाने हैं, वो भी आप इस वक्त कर सकते हैं। या आपने कोई कटिंग्स ग्रो की थी, उन्हें ट्रांसप्लांट करना है, तो वो भी काम आप इस वक्त आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब स्प्रिंग सीज़न में जो ट्रांसप्लांटिंग शौक होता है या रिपोर्टिंग शौक होता है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। प्लांट्स जल्दी रिवाइव कर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग जो है वो एटमॉस्फेयर मिला होता है ग्रो करने के लिए, ग्रोइंग कंडीशंस उनको मिल जाती हैं आसानी से, तो इसलिए वो बहुत आसानी से रिपोर्टिंग शौक से उभर आते हैं या जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। रिपोर्ट करने के लिए हमें कैसा सॉइल मिक्सचर यूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ सैंड, सॉइल एंड कंपोस्ट का लेते हैं तो आपके बहुत अच्छा एक सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाता है, और ये ज़्यादातर प्लांट्स के लिए बहुत सूटेबल रहता है। सिर्फ आप सकलेंट्स के लिए सैंड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगला ज़रूरी काम जो आप इस वक्त कर सकते हैं वो है सीड्स के साथ सीड्स को कलेक्ट करना या सीड्स को ग्रो करना। सीड्स को कलेक्ट करना मतलब जो भी आपके विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मार्च के मंथ में उनके फ्लावर का साइज़ भी सही रहता है, और इस टाइम पे अगर आप सीड्स कलेक्ट करेंगे तो उन सीड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। ज़्यादा डिले करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी, फ्लावर्स का साइज़ छोटा होने लगेगा और उन सीड्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। उनसे बनने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी फ्लावर्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सीड्स कलेक्ट करने का। इस टाइम पे आप पिटूनिया, कैलेंडुला, नेस्टर्शियम, मैरीगोल्ड, इन सारे प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो कलेक्ट करके रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीज़न, सेव करके रख सकते हैं आप। और दूसरा काम आपको जो सीड्स के साथ करना है वो है सीड्स ग्रो करने के लिए समर सीज़न के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उन सब के सीड्स आप इस टाइम पे सो कर सकते हैं और बहुत आसानी से वो ग्रो हो जाएंगे। और अगर आप अपना वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे वेजिटेबल्स ग्रो करने का बिल्कुल सही टाइम पीरियड है समर की वेजिटेबल्स के लिए। जैसे कि हमने भी अपने गार्डन में अनियंस और जो लौकी की बेल है या भिंडी के बीज हैं वो सब लगा दिए हैं, तो आप भी अपना वेजिटेबल गार्डन इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगला ज़रूरी काम जो हमें इस वक्त अपने गार्डन में करना चाहिए वो है किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। विंटर्स में काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर बना रहता है प्लांट्स में, तो इसलिए काफ़ी सारे टाइप के बग्स जो हैं वो नीचे प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली उन प्लांट्स में जो कि हैवी फॉइलेज के होते हैं। उनकी सॉइल कवर रहती है, ज़्यादा हवा नहीं लग पाती है, तो बग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और समर सीज़न में वैसे भी नए बग्स या मिली बग्स जैसे हैं या फिर सकिंग पेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, तो रेगुलर स्प्रे जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी सारे टाइप के केमिकल पेस्टिसाइड भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट अगर आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक गार्डनिंग प्रेफर करते हैं तो इसके लिए नीम ऑयल को यूज़ कीजिए। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 1 चम्मच नीम ऑयल का डालना है और 1 चम्मच ही आपको किसी लिक्विड सोप या डिश वॉश का डालना है, और इस सोल्यूशन को आप अपने प्लांट्स में हर हफ्ते स्प्रे करते रहेंगे तो उनमें जो बग्स की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, या थोड़ी बहुत अगर स्टार्ट हुई होगी तो वो वहीं पे रुक जाएगी। अगर आपका कोई प्लांट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो आई विल रिकमेंड कि आप उस इन्फेक्टेड ग्रोथ को प्रून कर दीजिए, कट कर दीजिए और अपने गार्डन से कहीं दूर फेंक दीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सट्रीम अटैक को नीम ऑयल के साथ आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे, जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हैविली इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं या कुछ पर्टिकुलर लीव्स या फिर ग्रोथ जो है इन्फेक्टेड है तो उसे आप प्रून करके अलग कर दीजिए। स्प्रिंग सीजन चल रहा है, आपका प्लांट फिर से बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर गार्डन इज़ टू रीलोकेट द प्लांट्स। विंटर्स में जिन प्लांट्स को हमने डोरमेंसी पीरियड्स को क्रॉस करवाने के लिए, सर्वाइव करवाने के लिए रिलोकेट किया था, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था, ताकि उन्हें हम ओस से बचा सकें, बहुत ठंडी हवाओं से बचा सकें, ताकि वो प्लांट सर्दी का सीज़न निकाल लें, किसी तरीके से सर्वाइव कर सकें, ताकि हम उनको स्प्रिंग सीज़न तक पहुंचा सकें। तो स्प्रिंग सीज़न अब आ चुका है, आप उन प्लांट्स को वापस अपनी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं जिनको हमने धूप में रखना है। जैसे तुलसी के जो प्लांट है उनको आप वापस फुल सनलाइट में रखिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। सभी प्लांट को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सनलाइट प्रोवाइड कराएं, अच्छा इन्वायरमेंट दें, तो फिर से स्प्रिंग सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये थी वो 10 ज़रूरी काम जो इस वक्त आपको अपने गार्डन में ज़रूर करने चाहिए। इस वक्त आप थोड़ा सा टाइम अगर अपने गार्डन को देंगे तो आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ उनमें होगी। कोई येलो लीव्स की प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स अगर आप प्रॉपर उससे देते रहेंगे तो उनकी लीव्स की जो शाइन है वो बनी रहेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपकी दूर होती रहेगी।
इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि आप ये सारे काम कर रही हैं फिर भी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या उनकी लीव्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही हैं या अच्छे से ग्रीन नहीं है, तो लीफ से आप अपने प्लांट में होने वाली डेफिशिएंसी को कैसे पहचानें और कैसे उसे दूर करें, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक 3 वीडियोस की सीरीज़ बनाई थी कि आपके प्लांट में अगर किसी टाइप के न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे और कैसे दूर करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर ये सब करने के बावजूद आपका कोई प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है तो आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।